लिख लेना प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक, और मोनो पॉलीसिस्टोनिक और मोनोसिस्टोनिक। माई कौन है? प्रमोटर और टर्मिनेटर। लिखा? लिखो नीचे मोनोसिस्टोनिक जीएनजी स्प्लिट जी। मैं ये पानी पीने गई थी ना, इसीलिए मैंने सोचा कि करूं। चलो चलो, क्या बात आई थी पहले अपनी कि ये जो है यहाँ तक पढ़ लिया था अपन ने, है ना? ठीक है, अब अपन पढ़ने वाले हैं एमआरएनए। ये टाइप्स ऑफ आरएनए, ठीक है। एमआरएनए कल भी पढ़ा था वैसे, बाय द वे। टीआरएनए एंड आरआरएनए। तो एमआरएनए की फुल फॉर्म है बेटा जी मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए और आरआरएनए की राइबोसोमल आरएनए। तो जो एमआरएनए है ना, ये क्या काम करता है? प्रोवाइड करवाता है टेम्पलेट। टेम्पलेट प्रोवाइड करवाता है। ये डीएनए था, तुमने एक स्ट्रक्चर बनाया अभी, यूं करके और फिर यहाँ से चला गया था एक, ये स्ट्रैंड चला गया था, इसको कौन लेकर आया था? ठीक है। तो प्रोवाइड टेम्पलेट एंड हैव जेनेटिक कोड्स। एमआरएनए के पास में क्या होते हैं? जेनेटिक, सॉरी, टेम्पलेट के पास में क्या होते हैं? जेनेटिक कोड्स होते हैं फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। फिर टीआरएनए क्या करेगा? उस जेनेटिक कोड को रीड करेगा। यहाँ पर आया था ना, वो जो आया था वो आरएनए कौन सा था? टीआरएनए था, जो कि नीचे जो स्ट्रैंड के ऊपर जो कोड लिखा हुआ है ना, उसको रीड करेगा कि क्या लिखा हुआ है। जैसे लिखा हुआ है टी, तो कहेगा ए आजा, एडेनिन। ठीक है। अगर यहाँ पे लिखा हुआ है यू, तो ऊपर से कौन आएगा? एडेनिन आएगा। अगर यहाँ पे लिखा हुआ है क्या? जी, तो ऊपर से किसको बुलाएगा? सी को। और अगर सी लिखा हुआ है तो ऊपर से किसको बुलाएगा? जी को। ऐसे करके कोड बना दिया उसने। कौन बना रहा है? टीआरएनए। ठीक है। ब्रिंग अमीनो एसिड्स फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस, यानी कि तीनों ही किस में काम करते हैं? प्रोटीन सिंथेसिस में काम करते हैं। आरआरएनए का मतलब है राइबोसोमल आरएनए। ठीक है। इट इज स्ट्रक्चरल एंड कैटालाइटिक रोल ड्यूरिंग ट्रांसलेशन। ये कैटालाइटिक रोल प्ले करता है, कैटलिस्ट की तरह वर्क करता है और स्ट्रक्चर बनाने में हेल्प करता है। बताया था ना अभी, ये आरएनए था, इस पे एक बड़ी यूनिट तो किसकी थी? राइबोसोम की। बड़ी लार्ज यूनिट ये है और स्मॉल यूनिट ये थी। यहाँ पर टीआरएनए आया था, इसने बोला था कि लो मैं लगाता हूँ यहाँ पर बेसेस को, यहाँ पे मैं लगाता हूँ अमीनो एसिड्स को, मैं सेट करता हूँ यहाँ पे, ब्रिंग अमीनो एसिड्स फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। ये टीआरएनए का काम था। इसको छोटा क्यों कर दो, इसको बड़ा रहने दिया। ओके। आरएनए हायरार्की। हायरार्की का मतलब क्या होता है? लाइन वाइज चलने को हायरार्की कहते हैं क्या? हाँ, स्टेप टू स्टेप। ठीक है। लार्जेस्ट आरएनए एमआरएनए, कल पढ़ा था। लार्जेस्ट आरएनए एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए, जो कि क्या काम करता है? टेम्पलेट को टेम्पलेट प्रोवाइड करवाता है और जेनेटिक कोड्स, ताकि अपन क्या बना सके? प्रोटीन की सिंथेसिस कर सके। स्मॉलेस्ट आरएनए आपके पास में कौन सा आरएनए है? टीआरएनए है। फिर उसके बाद में मोस्ट अबंडेंट आरएनए आरआरएनए। राइबोसोमल आरएनए सबसे ज्यादा होगा, फिर टीआरएनए होगा और फिर एमआरएनए होगा। उसके बाद में स्टेबिलिटी की बात करें तो आरआरएनए की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा है, फिर टीआरएनए की स्टेबिलिटी और फिर एमआरएनए की स्टेबिलिटी।
समझ में आ गया? ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट, ये किसकी पढ़ रहे हैं अपन? इसमें अगर रो और सिग्मा फैक्टर आ रहा है तो ये किसकी ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट है? प्रो की या फिर यू की? प्रोकैरियोट्स की। किसकी है ये? प्रोकैरियोट्स की है। दैट ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट, इसमें क्या होता है अपने पास में टेम्पलेट होता है एक तो, और एक क्या होता है कोडिंग स्ट्रैंड होता है। इसका वैसे कुछ खास काम है नहीं है, टेम्पलेट स्ट्रैंड का सबसे ज्यादा काम है। 3 days to 5 days टेम्पलेट स्ट्रैंड चल रहा है, ठीक है। और नीचे वाला कोडिंग स्ट्रैंड कहाँ से चलता है? 5 days to 3 days चलता है, ठीक है। यहाँ पे आपके पास में प्रमोटर है जो कि बाइंडिंग साइट हो जाएगा किसके लिए? आरएनए पॉलीमरेज के लिए। आरएनए पॉलीमरेज के साथ में और क्या आएगा? सिग्मा, ठीक है। ये पूरा ये काम करेगा यहाँ पर स्ट्रक्चरल जीन के अंदर। ये पॉलीसिस्टोनिक इन प्रोकैरियोट्स वाला है, ठीक है। और लास्ट में आ जाएगा अपने पास में टर्मिनेटर। टर्मिनेटर के पास में भी आएगा ना आरएनए, आरएनए पॉलीमरेज के साथ में फिर क्या आएगा? रो फैक्टर। और फिर इसको क्या कर देगा? ये टर्मिनेट कर देगा। क्या कर देगा? टर्मिनेट, जो रिएक्शन अपनी चल रही थी। तो आरएनए पॉलीमरेज एंड सिग्मा एंड रो फैक्टर्स यहाँ पर काम करते हैं। किसकी बात कर रही हूँ मैं सुमन? प्रोकैरियोट्स की बात कर रही हूँ। Only one type of DNA dependent RNA polymerase in the prokaryotes catalyzes all 3 type of RNA, यानी कि सिंगल आपका डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज जो एंजाइम है वही पूरा काम कंप्लीट कर देता है, ठीक है। और तीनों आरएनए की हेल्प से कर देता है, ठीक है। कौन से? एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए, ठीक है। आरएनए पॉलीमरेज का क्या फंक्शन होता है? पॉलीमराइजेशन। सबसे पहले वो क्या करवाएगा? पॉलीमराइजेशन करवाएगा, फिर स्टार्ट करवाएगा रेप्लिकेशन को विदाउट प्राइमर। प्राइमर की यहाँ पर आपको की जरूरत नहीं है क्योंकि उसने खुद ने अकेले ने कह दिया मैं सब संभाल लूंगा, ठीक है। अनजिपिंग डीएनए हेलिक्स, डीएनए की जो हेलिक्स है उसको भी खोल देगा, और वहां पे जो हेलिकेज लग जाता ना उसको भी कह दिया कि तू जा मैं कर लूंगा सब। नो नीड ऑफ हेलिकेज, यहाँ पे हेलिकेज की जरूरत नहीं है। मैकेनिज्म क्या है? आरएनए पॉलीमरेज अलोन इज ओनली कैपेबल ऑफ इलोंगेशन, यानी कि जो आपकी जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनेगी ना उसको अकेले ये कौन बना देगा? आरएनए पॉलीमरेज बना देगा। सिग्मा फैक्टर चेंजेस स्पेसिफिसिटी टू इनिशिएट, इनिशिएट करने का काम कौन करेगा? सिग्मा फैक्टर। और रो फैक्टर करेगा टर्मिनेट करने का काम। वापस बताऊं आगे क्या? कौन सा एंजाइम काम कर रहा है? डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। प्रोकैरियोट्स की बात चल रही है तो सिग्मा और रो आएगा। आरएनए पॉलीमरेज क्या काम करता है? पॉलीमराइजेशन का, और रेप्लिकेशन को स्टार्ट कर देता है विदाउट प्राइमर। यहाँ पे प्राइमर की जरूरत नहीं है, हेलिकेज की भी जरूरत नहीं है। आरएनए पॉलीमरेज अकेला ही काफी है ये सारा काम करने के लिए। तीनों आरएनए के जो वो है ना एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए, उनकी हेल्प से ही सारा काम हो जाएगा। आपको इसमें एक्स्ट्रा एसएसबी की हेलिकेज की जरूरत नहीं है। देखो मैकेनिज्म ऑफ प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन। सबसे पहले इनिशिएशन, मतलब कल का ही पढ़ रहे हैं अपन, आपके लिए कुछ नया नहीं है आज, नहीं है ना? हाँ, इनिशिएशन, इलोंगेशन और टर्मिनेशन। तो आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करेगा प्रोमोटर के साथ में। आरएनए पॉलीमरेज आया, किसके साथ में जुड़ा? प्रोमोटर के साथ में। उसके साथ में एक और चीज आके जुड़ेगी, सिग्मा। प्रमोटर एंड इनिशिएट ट्रांसक्रिप्शन बाय द हेल्प ऑफ सिग्मा फैक्टर। ये प्रमोटर है, आया, इसने क्या किया? इसको यहाँ से अनबाइंड किया या फिर अनजिप किया, खुल गया। खुलते यहाँ पर आएगा सिग्मा फैक्टर और ये आरएनए पॉलीमरेज, ये और ये यूनिट, ये दोनों मिलकर अब काम करना चालू करेगी। इलोंगेशन का काम, ये तो क्या था? इनिशिएट करा है, यानी कि पहला कदम लिया है, ये ले लिया। अब आगे है, अब आगे क्या काम होगा? इलोंगेशन का काम होगा। आरएनए पॉलीमरेज यूज न्यूक्लियोसाइड्स ट्राइफॉस्फेट यानी कि एनटीपीज। एनटीपीज की हेल्प लेगा कौन? आरएनए पॉलीमरेज। एटीपी, यूटीपी, सीटीपी और जीटीपी। फुल फॉर्म बताओ मुझे। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, यूरेसिल ट्राइफॉस्फेट और ग्वानोसिन ट्राइफॉस टू एक्सटेंड आरएनए चेन, ताकि अपन आरएनए की चेन को क्या कर सके? एक्सटेंड कर सके। कौन से रूल्स काम करते हैं? वो जो रूल्स बता रखे हैं, कौन से रूल्स है कि ए जो है वो किससे बाइंड करेगा? ए यू से करेगा, टी से नहीं करेगा यहाँ पर। और यू किससे करेगा?
ए से करेगा, टी से नहीं करेगा, टी को तो मारो, टी तो चाहिए ही नहीं अपन को, खत्म करो उसको टी को। एनटीपी ड्यूअल फंक्शन क्या है, सोर्स ऑफ एनर्जी भी है और एक्ट एज सबस्ट्रेट, यानी कि सबस्ट्रेट के रूप में भी काम करेगा और एनर्जी भी अपन को दे देगा। कौन? एनटीपी। हाँ, एनटीपी में आप एटीपी सुन रहे हो ना, एटीपी क्या है, एनर्जी सोर्स है ना, है कि नहीं, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जो आपको एनर्जी पढ़ाई जाती है माइटोकॉन्ड्रिया के टाइम पर, वो यही है ना। थोड़ा क्लिक हो रहा है क्या पुराना? हाँ, वेरी गुड। ये एनटीपी, ठीक है, ये आया, कौन है ये, कौन है, आरएनए पॉलीमरेज, और इसके साथ में जुड़ा हुआ है कौन, सिग्मा फैक्टर। इसने इसको क्या कर दिया, अनजिप कर दिया, खोल दिया ना। फिर अपना इसने आरएनए पॉलीमरेज ने किसको बुलाया, टीआरएनए ने बोला, टीआरएनए आया, टीआरएनए फिर किसको लेकर आया साथ में, अमीनो एसिड्स को, और वहां पे जोड़ना चालू किया, या फिर यूं कहें कि इनको इनको जोड़ना चालू कर दिया, न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट्स को ला के उनको जोड़, और फिर ये जब खत्म होएगा तब ये बाहर निकलते जाएंगे, बनते जाएंगे, बाहर निकलते जाएंगे, बनते जाएंगे, बाहर निकलते जाएंगे। एक टाइम ऐसा आएगा जब टर्मिनेट करने की बारी आ जाएगी। ओनली ए शॉर्ट स्ट्रेच ऑफ आरएनए रिमेन्स बाउंड टू एंजाइम, कुछ छोटा सा ही स्ट्रैंड होगा ना, वही यहाँ पे बाइंड करेगा। टर्मिनेशन, एंजाइम रीचेज टर्मिनेशन रीजन, अब एंजाइम कहाँ पहुंच चुका है, टर्मिनेशन रीजन में, और यहाँ पर आज जब अब आरएनए के साथ में कौन अटैच हो जाएगा, रो फैक्टर अटैच हो जाएगा। बोथ नेसेंट आरएनए एंड एंजाइम फॉलो, नेसेंट आरएनए वो आरएनए है जो कि अभी बिल्कुल छोटा बच्चा है, ठीक है, बिल्कुल अभी उसको परफेक्ट एमआरएनए बनने में टाइम लगेगा, है ना, इसीलिए अपन उसको नवजात कह सकते हैं, ठीक है। अभी ये पैदा ही हुआ है ये आरएनए, इसको अभी कपड़े पहनाएंगे, सच में कपड़े पहनाएंगे, देखना कैसे पहनाएंगे। टर्मिनेशन रीजन ये हो गया, ये अपना क्या था, आरएनए पॉलीमरेज, यहाँ से सिग्मा फैक्टर हटके रो फैक्टर लग गया, और ये हो गया टर्मिनेट, ये निकल गया बाहर, और ये आपकी क्या बन गई, एमआरएनए। कौन सा एमआरएनए, कौन सा एमआरएनए, नेसेंट एमआरएनए, या फिर इसको कहेंगे एचएनआरएनए, ठीक है बेटा, कल बोला था ना, ये इसका फुल फॉर्म है हेट्रोजेनस न्यूक्लिक आरएनए, न्यूक्लियस आरएनए, है ना, या तुम तो यही याद रख लो, एचएनआरएनए याद रख लो। इसको बनाएंगे अब अपन एमआरएनए। अभी तक तो अपन को हाँ न्यूक्लियस में ही है, हाँ बाहर निकले ही नहीं अभी तक अपन, ठीक है। अपन ने क्या किया, सिर्फ अभी तो डीएनए था ना, इसको खोला था ओनली, इसको खोला, ये आया, फिर अब यहाँ पर आ गया अपने पास में, सुनना ध्यान से सुनना, ये तो सिर्फ डीएनए टेम्पलेट आया था, डीएनए टेम्पलेट अलग हुआ, फिर ये आरएनए, ये सॉरी हाँ राइबोसोमल आरएनए जो है ना वो आया था, उसके हेल्प से ये सारा काम हुआ था, ठीक है। इसके अंदर फिर टीआरएनए आया था जो कि इसको कोडिंग को पढ़ा था, है ना, कोडिंग को पढ़ के इसने क्या बोला, चलो ठीक है मैं यहाँ पे बना देता हूँ, सारा पॉलीपेप्टाइड चेन बनी थी यहाँ पर, फिर ये पॉलीपेप्टाइड चेन बाहर निकल गई थी। यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन मशीनरी, अब अपन यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन मशीनरी देखने वाले हैं। डिवीजन ऑफ लेबर, स्ट्रक्चरल जीन इन द ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इज मोनोसिस्टोनिक इन यूकैरियोट्स, स्ट्रक्चरल यूनिट जो होती है वो कौन सी होती है, मोनोसिस्टोनिक होती है यूकैरियोट्स के अंदर। आरएनए पॉलीमरेज ये है, इनके फंक्शंस और सिंथेसिस प्रोडक्ट ये है। आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट जो है वो सिंथेसाइज करेगा आरएनए को, ध्यान रखना आरएनए पॉलीमरेज 1 आया अगर, तो वो किसको बनाएगा, आरएनए को बनाएगा। अगर आरएनए पॉलीमरेज सेकंड है तो वो किसको सिंथेसाइज करेगा, एचएनआरएनए को, यानी कि अपना जो आरएनए आया था वो कौन सा था, सेकंड था। आरएनए पॉलीमरेज सेकंड जो आया था ना उसी ने बनाया था किसको, एचएनआरएनए को, जो कि प्रीकर्सर होता है एमआरएनए का, यानी कि एमआरएनए बनने से पहले क्या बनेगा, एचएनआरएनए बनेगा, एंड फिर उसके बाद में क्या बनने वाला है, एमआरएनए, ठीक है। पॉलीमरेज थर्ड जो है वो सिंथेसाइज करेगा किसको, टीआरएनए को, 5S आरएनए को और एसएनआरएनए को, ठीक है। आपको बस मेनली ये ध्यान रखना है कि पॉलीमरेज 1 जो आएगा ना वो सिंथेसाइज करेगा आरएनए को, सेकंड आएगा तो, फिर थर्ड आएगा तो टीआरएनए को। मैकेनिज्म डिफरेंस, इंस्टेड ऑफ सिग्मा एंड रो, इसमें सिग्मा और रो काम नहीं करेगा, उसके अलावा कुछ
ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स आएंगे जिनके नाम आपको नहीं बताए जाएंगे, पर फिर भी मैं बता देती हूँ। टाटा बॉक्स करके कुछ आएगा जो कि आपके अभी है नहीं है, इसीलिए मैंने बताया नहीं, ना तुम्हारी किताब में कहीं है। हाँ, आपको ये पढ़ना ही नहीं, क्योंकि ये अधूरी जानकारी हो जाएगी ना, किताब में नहीं दे रखा है तो तुम क्या करोगे जानकर। बस आप ये ध्यान रख लो, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है, ठीक है। एक ट्रांसक्रिप्शन कोई है फैक्टर आएगा और वो प्रेजेंट होता है यूकैरियोट्स के अंदर, जो कि इनिशिएट भी करेगा और इनहिबिट भी कर देगा, इनहिबिट करेगा इसके अंदर, हाँ उसमें टर्मिनेट करता है। विच कंट्रोल ऑल 3 स्टेप्स ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन, इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन, जिसको अपन इनहिबिशन भी कह सकते हैं। बताया था ना कि यूकैरियोटिक पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेस। अच्छा, ये अब ये चीज नहीं आ गई आपके लिए, क्योंकि अपन ने पूरा काम कर दिया, डीएनए को खोल दिया, डीएनए को खोलने के बाद में उसमें से स्ट्रैंड बाहर निकाला, टेम्पलेट, टेम्पलेट के वहां पे जुड़ गया था अपना राइबोसोम, राइबोसोम जुड़ने के बाद में अपनी एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन निकल गई थी। ये ध्यान रख लो, सिर्फ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन जो अब निकली है, वो न्यूक्लियोटाइड चेन जो है वो एमआरएनए है। वो एमआरएनए अब जो है अपने पास में mRNA, उसका अभी नाम mRNA नहीं है, hnRNA है, क्योंकि उसके अंदर एक्सॉन्स इंट्रॉन्स बने हुए हैं। हाँ वेरी गुड, इंट्रॉन्स को अपन हटाएंगे तब जाके ये बनेगा पूरी तरीके से। अभी सारा काम किसमें हो रहा है, न्यूक्लियस के अंदर ही हो रहा है। तो देखो, जो HNRNA है ना, उसको नेसेंट आरएनए कह रहे हैं। ये है आपका 5 days to 3 days एंड है, सॉरी स्ट्रैंड है, इसमें एक्सॉन्स है और इंट्रॉन्स है। 5 days to नहीं 3, अच्छा 3 है ना, 5 days to 3 days। ठीक है, ये 5 days है। अब देखो HNRNA, ये यहाँ पे क्या है, आपके पास में जो कोडिंग सीक्वेंस है वो तो है एक्सॉन्स की, और नॉन कोडिंग सीक्वेंस किसकी बनी हुई है बेटा, इंट्रॉन्स की। किसकी बनी हुई है, इंट्रॉन्स की। अब सबसे पहला काम करेंगे अपन, कैपिंग करेंगे। क्या करेंगे, कैपिंग। कैपिंग किसकी करेंगे, न्यूक्लियोटाइड, एन अनयूजुअल न्यूक्लियोटाइड, अब MGPPP कैप, इसका नाम है मिथाइल गुआनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। इसको अपन जोड़ेंगे 5 days एंड के ऊपर। अब इसकी देखो, मेरी बात सुनो, कोई चीज नहीं है एकदम नवजात, उसको कपड़े पहनाने हैं अपन को, तो 5 days एंड पर अपन ने शर्ट पहना दी। शर्ट किसकी बनाई है, इसकी बनाई है, इसका नाम क्या है, मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट की। 5 days एंड पर पहनाई है। फिर उसके बाद में उसको जूते चप्पल भी पहना दे, नीचे पैंट भी पहना दे, तो यहाँ पर पहनाएंगे पॉली ए टेल। ए क्या है, एडेनोसिन है, ठीक है। अब अपन क्यों पहना रहे हैं ये, ताकि वो सेफली न्यूक्लियस से क्या हो जाए, बाहर निकल जाए बिना डिस्ट्रॉय हुए, ठीक है। इसीलिए अपन ये काम कर रहे हैं। और ये वाला काम किया, फिर इसके बाद में स्प्लाइसिंग करेंगे। स्प्लाइसिंग का मतलब नॉन कोडिंग इंट्रॉन्स को आप क्या कर दोगे, रिमूव कर दोगे, और एक्सॉन्स को आप जोड़ दोगे ऑर्डर में, ठीक है। ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये निकल जाएंगे बाहर। क्या है ये, एक्सॉन्स, इंट्रॉन्स है, क्या है ये, इंट्रॉन्स। इनको आपने निकाल दिया बाहर, और एक्सॉन्स को क्या कर दिया, जोड़ दिया। एक पूरे आपके पास में सिर्फ आपके किसकी लाइन बन गई, एक्सॉन की, एक्सॉन की, है ना। फिर उसके बाद में एक्सॉन के अंदर 3 days एंड पर आपने क्या जोड़ दिया, पॉली ए टेल जोड़ दी। क्या जोड़ दी, यानी कि एडिनाइलाइट रेजिड्यूज, यानी कि यूं क्या, एडिनोसिन की एक चेन जो है वो आपने जोड़ दी, जिसमें कितने हैं, 200 से 300। अब ये लेके जाएगा इसको न्यूक्लियस से बाहर। फंक्शनल एंड एफिशिएंट mRNA आपके पास में अब बनकर तैयार हो गया, जिसके 5 days एंड पर भी कुछ कुछ है और 3 days एंड पर भी कुछ कुछ है। अब वो कुछ कुछ क्या है, वो तुम्हें नाम पता चल चुका है, ठीक है। तो आपका mRNA बन के तैयार, कहां से बन के तैयार हुआ है, HN से केस में। अब mRNA को भी निकालेंगे बाहर, चलो बाहर। डिस्कवरी ऑफ द जेनेटिक कोड, जेनेटिक कोड अपन को पता करना है अब क्या होता है। अब mRNA को थोड़ी देर के लिए छोड़ दो, है ना, छोड़ दिया उसको। अब अपन जेनेटिक कोड्स बनाएंगे।
देखो द ट्रिपलेट मैच। अब क्या हुआ कि जो कोड करना है, अब अपन को ये पता होना चाहिए कि जो अमीनो एसिड्स है ना वो कितने हैं, 20 अमीनो एसिड्स है आपकी बॉडी के अंदर। कितने अमीनो एसिड्स हैं? 20 अमीनो एसिड्स हैं। अच्छा, जो 20 अमीनो एसिड्स हैं उनको कोड करना है अपन को। कोड करने का मतलब क्या है, किसी न किसी को जोड़ के आपको एक अमीनो एसिड बनाना है, फिर किसी को जोड़ के आपको एक अमीनो एसिड बनाना है, ऐसे करके कितने अमीनो एसिड्स बनाने हैं? 20 अमीनो एसिड्स बनाने हैं आपको, जिसमें से 16 अमीनो एसिड्स तो आपकी बॉडी खुद बना लेती है, 4 आपको बाहर से लेने पड़ते हैं, या फिर 4 बना लेती है और 16 बाहर से लेने पड़ते हैं। ये चीज आप मुझे बताओगे रिसर्च करके, होमवर्क है तुम्हारा, कि आपकी बॉडी कितने अमीनो एसिड्स बनाती है और बाहर से आप कितने लेते हो। लिखो, क्वेश्चन लिख लेना, याद रख लेना, और आना ही चाहिए कल इसका आंसर। प्रीमाइज फोल्ड मंडे तो आओगी नहीं क्या कोचिंग? संडे को ही आ गए तो मंडे को नहीं आओगी क्या? पढ़ने वाले बच्चे। 4 न्यूक्लियोटाइड बेसिस टू कोड 20 अमीनो एसिड्स। आपके पास में कितने न्यूक्लियोटाइड्स है सुमन? कितने न्यूक्लियोटाइड्स है? नाम बताना। न्यूक्लियोटाइड बेस, हाँ हाँ, और अगर उसकी बात करें तो ठीक है, मतलब याद तो है। इफ सिंगलेट, अगर आप कोड करना चालू करते हो, जैसे कि अगर आपने कोड किया एक 4 को, है ना, रिमेनिंग 16 न्यूक्लियोटाइड्स कैसे बनाओगे आप? जैसे कि आपने कोड करना चालू किया ए को टी के साथ में, फिर टी को जी के साथ में, और फिर सी के साथ में, ऐसे करके कितने पेयर्स बनाएंगे अपन? 16 पेयर्स बनाएंगे। तो ये तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा ना। सेकंड चीज आई थी डुप्लेट करो। डुप्लेट का मतलब होता है 4 into 2। 4 into 2 करेंगे तो भी कितने कोड्स बने? 16 कोड्स बने। रिमेनिंग 4 अमीनो एसिड्स अभी भी बेकार हो गए। इसमें क्या हुआ था, 4 को एक कोड के साथ, मतलब 4 एक कोड जो है वो 4 का बनेगा, तो 4 कोड्स बने ओनली, बाकी 16 अमीनो एसिड्स बेकार हो गए इसमें भी। और यहाँ पर क्या हुआ, डुप्लेट किया, यानी कि 4 को जब अपन ने 2 से मल्टीप्लाई करके देखा तो 16 कोड्स, तो 16 तो कोड हो गए, पर 4 अमीनो एसिड्स अभी भी बेकार पड़े हुए। अब अपन ने नई चीज निकाली, यानी कि ट्रिपलेट। 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 64 कोड्स बन गए। अभी क्या हो गए, ज्यादा हो गए, लेकिन ऑल 20 अमीनो एसिड्स इससे कोड हो गए। कैसे हुए वो मैं बताऊंगी आपको। 0 रिमेनिंग, इसमें कुछ नहीं बचा। अपने लिए ये वाला परफेक्ट है। ट्रिपलेट बनाएंगे अपन, जेनेटिक कोड इज द ट्रिपलेट, यानी कि AUG आपको ऐसे मिलेंगे देखने को। इससे आपका कुछ ना कुछ एक प्रोटीन बनेगा, या फिर यूं कहें एक अमीनो एसिड बनेगा। प्रोटीन नहीं बनेगा, अमीनो एसिड बनेगा ना। हाँ, 3-3 का ग्रुप बनेगा, 64 कोड्स बनेंगे, जिसमें से 61 कोड्स जो है वो तो अमीनो एसिड्स के लिए बन जाएंगे, और जो 3 कोड है वो स्टॉप कोडॉन बनेंगे। स्टॉप कोडॉन भी क्या होता है वो भी मैं आपको बताती हूँ, अभी आगे देखेंगे, है ना अपन। ये सब मतलब कि ये सब पर प्रूफ करने के लिए इन सब ने एक्सपेरिमेंट किए थे अलग अलग, ये इतने इंपॉर्टेंट है नहीं वैसे, अपन आगे देखेंगे। देखो मैंने कहा 61 कोड्स बनेंगे, तो देखो 61 कोड तो बन गए किसके लिए, अमीनो एसिड्स के लिए, और 3 कोड्स किसके बन गए, UAA, UAG, UGA। डू नॉट कोड फॉर एनी अमीनो एसिड्स, ये किसी अमीनो एसिड के लिए कोड नहीं करते हैं। दे फंक्शंस एज द स्टॉप कोडॉन, ये किसके कैसी तरह वर्क करेंगे, स्टॉप कोडॉन की तरह वर्क करेंगे। यानी कि जैसे कोई कोड जा रहा है, तो अगर ये यहाँ पे लग गया तो वहां पर वो कोड ब्रेक हो जाएगा, ठीक है, स्टॉप हो जाएगा। आपको सिर्फ हमेशा ये ध्यान रखना, एक कोडोन जो है वो कोड करेगा सिर्फ एक अमीनो एसिड के लिए, एक अमीनो एसिड के लिए वर्क करेगा, ठीक है। नॉन आगे देखते हैं, डीजेनरेटिव। अब क्या हुआ, यहाँ पर तो ये आया कि एक कोडोन जो है वो किसके लिए वर्क करेगा, एक अमीनो एसिड के लिए, पर जन हुआ क्या, ये और ये COG CUG COG COG ये तीनों ही मिलकर किसके लिए कोड कर रहे हैं, एक कोड के लिए, पर हुआ तो ये 3 कोडोन ना, 3 कोडोन ने मिलकर एक के लिए कोड किया। तो ऐसा भी आपको देखने को मिलेगा। अभी अपन जब 61 कोडोन्स बनाएंगे ना, उसके अंदर सम अमीनो एसिड्स आर कोडेड बाय मोर देन 1 कोडोन, यानी कि एक कोडोन से ज्यादा कोड, मतलब कि एक कोडोन फिर दूसरा कोडोन फिर तीसरा, ये तीनों ही क्या बना रहे हैं, सिर्फ एक अमीनो एसिड बना रहे हैं।
ठीक है, जैसे कि UAA है, ये सॉरी UAA तो हो ही नहीं सकता, UAG हो गया, GAG हो गया, CAG हो गया, ये तीनों मान लो किसी एक अमीनो एसिड को बना रहे हैं। ठीक है, ये प्रैक्टिकली वो एक्सपेरिमेंट कर करके पता लगा है कि ऐसा ऐसा हो रहा है अपने बॉडी के अंदर। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सब मिक्सअप हो गया। नॉन ओवरलैपिंग, देखो नॉन ओवरलैपिंग में द कोड, इधर देखिए ना, द कोड इज रीड सिक्वेंशियली विदाउट शेयरिंग बेसिस। इसको आप है ना कैसे पढ़ोगे, UCTT, ना कि UCT², ऐसे नहीं पढ़ना है आपको। आपको इसको कैसे पढ़ना है, UCTT, UCTT, AATC, आपको इस तरीके से पढ़ना है इसको। हाँ, वही तो बताऊंगी आगे, ये तो आपको सिर्फ बेसिक बता रही हूँ कि ऐसा ऐसा होने वाला है। ठीक है, फिर यूनिवर्सल, हाँ अभी तो बताऊंगी, ये तो सब बेसिक में आ रहा है। ठीक है, आगे देखो, यूनिवर्सल फ्रॉम बैक्टीरिया टू ह्यूमन, बैक्टीरिया से ह्यूमन के अंदर अगर अपन देखते हैं तो ये वाला जो कोड है ना, यू, ये किसके लिए कोड करता है, फिनाइल एलेनाइन के लिए, फिनाइल एलेनाइन के लिए। एक्सेप्शन इन माइटोकॉन्ड्रियल कोडॉन इन प्रोटोजोन्स, ये छोड़ो, आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि ये जो है ना, ये वाला जो कोड है वो किसके लिए कोड करेगा, फिनाइल एलेनाइन के लिए। आप चाहे बैक्टीरिया में देखो चाहे ह्यूमंस में देखो, आपको एक इसमें देखने क्या देख, ये किसको कोड करेगा, फिनाइल एलेनाइन को। अच्छा, फिनाइल एलेनाइन है क्या, अमीनो एसिड का नाम। ठीक है, अमीनो एसिड का नाम है। आगे देखो, 12 फंक्शन, AUG का 2 फंक्शन है, ये भी एक कोडॉन है। ये किसी भी, या तो ये क्या करेगा, अमीनो एसिड बना देगा, या फिर ये किसी भी चीज को स्टार्ट करेगा, जैसे स्टॉप कोडॉन है उसी तरीके से इनिशिएट कोडॉन भी है। तो AUG आपके 2 फंक्शन है इसके। तो इसमें देखा आपने कि ये जो कोडॉन है इनके अलग अलग फंक्शन भी है, एक 3 कोडॉन मिलकर एक अमीनो एसिड भी बना रहे हैं, इसीलिए 61 का अपने पास में कोडॉन निकल कर आए हैं। और 3 ऐसे कोडॉन आए हैं जो कि स्टॉप कर देंगे किसी भी चेन को। इसके 2 फंक्शन है, एक तो या तो ये अमीनो एसिड बना देगा, अगर ये किसी भी चेन के बीचों बीच आ रहा है तब तो ये अमीनो एसिड बना देगा, लेकिन अगर ये स्टार्टिंग में आ रहा है तो ये उस चेन को स्टार्ट करेगा। ये किसके लिए कोड करता है, मेथियोनाइन के लिए, किसके लिए, और एक्ट एज ए स्टार्ट कोडॉन, अगर ये किसी भी रिएक्शन किसी भी चेन के स्टार्टिंग में आ रहा है तो। ये है आपके कोडॉन्स, बनाना चालू करेंगे अपन। ठीक है, एक चेन दूसरी चेन, एक यहाँ पर भी है, यहाँ पर बनेगी आपके पास में UCA और ये G। ठीक, बनाना चालू करें कोडॉन्स। देखो अपने पास में अपन ने 3 लाइन ली है, फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन ऊपर जा रही है और थर्ड लाइन उस साइड में, तो तीनों का यूज करना है अपन को, क्योंकि अपन को कितने, एक कोडॉन में कितने बेस चाहिए, 3। तो देखो U और उधर भी क्या है U, तो ये U, फिर ये U, उधर वाला U और ये C, UC, फिर ये U, उधर वाला U और वो A, फिर ये U और वहां नीचे वाला जो है ना वो ऊपर वाला G, UG। ठीक है, ये वाली लाइन पूरी, और ये वाला और ये डब्बा। ठीक, अब इसके अंदर आप कौन सा डब्बा देखोगे, एक तो ये, एक ये वाला डब्बा, हाँ हाँ, है ना। अब ये हो गया C, फिर U और उधर वाला U, उधर चलो ना, उस वाली लाइन में भी तो चलो। हाँ, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन और वो वाली लाइन, तीनों लाइन आपको यूज में लेनी है। C आ गया, ये राशि इसका C, U किसका है, इसका, पर ये वाला U किसका है, उसका, थर्ड वाली लाइन का। अभी इसमें C किसका है, ये इसका खुद का, U किसका है, इसका, ये C किसका है, सेकंड लाइन का। आगे देखो ये C किसका है, ये वाला, U ये वाला, क्योंकि बॉक्स ये बन रहा है ना, और एडेनिन वो थर्ड वाला। फिर आगे देखो C इसका, U इसका और G नीचे वाले का। ऐसे करके कितने कोडॉन्स बन गए अपने पास में, 64 कोडॉन
जिसमें से 61 कोडॉन्स किसके लिए करते हैं बाइंड, अमीनो एसिड्स बनाने के लिए, और तीन क्या काम करेंगे, स्टॉप कोडॉन बनाएंगे। जिसमें आपके आई थिंक मेरे को जहां तक याद है इसकी एक ट्रिक है, उल्लू आया आया, उल्लू आया गया, उल्लू गया आया, उल्लू आया आया, उल्लू आया गया, उल्लू गया आया। एक तो बार तो उल्लू को बुला लो, आया आया, फिर उल्लू आया गया, फिर उल्लू गया आया, ऐसे करके याद कर लो। ठीक है, ये तीनों आपके किसके कोडॉन है, स्टॉप कोडॉन। मिथ्योनाइन के लिए AUG मिथ्योनाइन और स्टार्ट कोडॉन है। ठीक है, अब देखेंगे अपन कि अगर जैसे आपकी कोई भी जो चेन बनती है उस चेन के अंदर अगर कुछ भी डिफेक्ट आ जाता है, या फिर यूं कहें कोई ऐसा अमीनो एसिड या फिर यूं कहें नाइट्रोजनस बेस अगर उसके अंदर आ जाता है, तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, म्यूटेशन हो सकता है। म्यूटेशन कैसे होगा, म्यूटेशन अगर हो गया आपकी बॉडी के अंदर, DNA के अंदर म्यूटेशन अगर हो जाता है तो क्या होगा, डिजीज हो जाएगी। उसका जो नॉर्मल शेप है वो वैसा ना रह के कुछ और चेंज आ सकता है। जैसे कि नॉर्मल हीमोग्लोबिन ए का जो जीन होता है, नॉर्मल हीमोग्लोबिन ए का जो जीन होता है वो ये ऐसा होता है। ठीक है, गैग और CTC, GAG और CTC के साथ में बाइंड करता है। ठीक है, mRNA में क्या हुआ, गैग आया, mRNA में कौन आएगा, इसमें से गैग ही तो आएगा, फिर ये आगे जाएगा और ये जो ये बनाएगा, ये वाला अमीनो एसिड बना लेगा। ठीक है, ये तो है नॉर्मल। हाँ हाँ, इसके लिए गैग के लिए ये है वैलिन, ये हिस्टीन, ल्यूसीन, थ्रियोन, सबके नाम अलग अलग है ना, और सबके लिए अलग अलग कोडोन जो है वो कोड होते हैं। डन। अब क्या हुआ, आपके गैग में है ना थोड़ा सा चेंज आ गया, ए की जगह क्या आ गया बेटा जी, यू आ गया, यूरेसिल आ गया। ठीक है, तो ये वाला जो है इसमें चेंज आया था, ए और टी जो था ना ये उल्टा हो गया, यानी कि ए तो ऊपर वाला ए तो नीचे आ गया और नीचे वाला टी कहाँ गया, ऊपर आ गया। तो डीएनए में चेंज आ गया, डीएनए में चेंज आते ही mRNA में चेंज आएगा। कैसे आएगा चेंज, ये वाला ऊपर वाला जाता ना, तो इसमें भी चेंज आ गया, चेंज तो आएगा ना, कोड करेगा ना वो तो उसको, ये चेंज आ गया। चेंज आते ही अब क्या होगा, क्योंकि बेटा जी यहाँ पे टी आना था ना, तो अपने mRNA में तो यू ही आएगा ना, तो ये GUG बन गया। अब यहाँ पे जहाँ पे प्रो बनना था वहां पे क्या बन गया, वैलिन बन गया। और ये आते अब आपके पास में क्या बीमारी होगी, आपको सिकल सेल, हीमोग्लोबिन के अंदर सिकल सेल बन गया, यानी कि जो आपकी जो आपका जो वो बनता है, क्या कहते हैं, सॉरी मैं बोल रही हूँ, हीमोग्लोबिन की जो जनरल स्ट्रक्चर होती है वो होती है गोल, और सिकल सेल का मतलब होती है इस तरीके से कुछ बन जाती है, इस तरीके से बन जाती है। अरे यार वो मैंने सेलेक्ट कर दिया गलती से। इस तरीके से इसकी शेप हो जाती है, यानी कि अभी सिकुड़ गई है ना। ये सिकल, सिकल क्या होती है, शेप ये होती है ना उसकी, दराती टाइप में होती है ना, हिंदी में मेरे को नहीं पता है क्या कहते हैं उसको, क्या कहते हैं, हाँ दातिली कहते हैं, दराती तो कहते हैं हिंदी में। हाँ, तो इसकी शेप ऐसी चेंज होगी, चेंज हो गई तो अब आपके बॉडी के अंदर जो ब्लड फ्लो कर रहा था आसानी से अब वो ब्लड फ्लो नहीं कर पाएगा, क्योंकि एक जगह इकट्ठी होकर उसको परेशान करेगी। और जहां आपकी पाइपलाइन आपकी जो वो थी वेन्स और जो हाँ ऑर्टा जो, हाँ, तो वहां पर ये जो पहले तो ऐसे ऐसे दी, अभी क्या हो गई, यूं हो गई, तो ब्लड अच्छे से फ्लो नहीं कर पाएगा, तो उसकी वजह से ब्लड फ्लो नहीं कर पाएगा तो क्लोटिंग होएगी, क्लोटिंग होएगी तो फिर डेथ हो सकती है। समझ में आ गया क्या चेंजेस आया, म्यूटेशन कहते हैं इसको, अपन क्या कहते हैं, म्यूटेशन, न्यूट्रिशन, एनीमिया हो गया तो हो जाएगा अपन को,
इंसर्शन कैस्केड। अब अपन एक और म्यूटेशन पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, जहां पर इंसर्शन कैस्केड और डिलीशन कैस्केड ये आप दो पढ़ने वाले हो। फ्रेम शिफ्ट का मतलब होता है फ्रेम, जो आपने जो फ्रेम बनाई है उसको आपको शिफ्ट करना है, ठीक है, अपन को नहीं करना है, एक्चुअली में हो जाता है। इंसर्शन कैस्केड में जो है राम हैज रेड कैप, मानो ऐसा ऐसा नहीं है, ऐसा है नहीं, आपके पास में कोडन आपको पता है गैग GUG ऐसे बनते हैं ना, ये तो आपको जस्ट एग्जांपल दिया गया है। देखो राम हैज रेड कैप, इसमें किसका इंसर्शन हुआ, बी का, किसका इंसर्शन हो गया, बी का, तो आपका क्या बन गया, राम हैज BRECDAP, तो इसको वो जो है TRNA आता है ना पढ़ने के लिए कोडोन को, तो वो पढ़ ही नहीं पाएगा, वो पढ़ ही नहीं पाएगा तो गलत बनाएगा प्रोटीन, गलत प्रोटीन बनेगा तो अपना स्ट्रक्चर जो है वो भी बिगड़ेगा। बस एक अगर बाई चांस मान लो बी के बाद में आई आ गया या फिर जी भी आ गया तो इसका तो पूरा ही बिगड़ गया ना, तो इससे जो अब जो बनने वाला अमीनो एसिड है वो गलत बनेगा, तो ये क्या हो गया, इंसर्शन कैस्केड हो गया। क्या हो गया, कैस्केड। ये क्या किसको शो कर रहा है, म्यूटेशन को, किसको शो कर रहा है, म्यूटेशन को। डिलीशन कैस्केड का मतलब क्या होता है, कोई सा भी एक इसमें डिलीट हो जाएगा, जैसे कि बाई चांस मान लो राम हैज EDCAP था, ठीक है, इसमें किसका डिलीशन कर दिया अपन ने, ई का डिलीशन कर दिया, ई का डिलीशन करते ये शिफ्ट हो गया ना, तो ये यहाँ रह गया। अब इसको पढ़ पाएगा क्या, वो नहीं पढ़ पाएगा, कौन, ट्रांसफर RNA। और फिर उसके बाद में अपन किसका डिलीशन कर रहे हैं, डी का डिलीशन कर दिया, तो ये यहाँ गया, ये यहाँ गया, ये यहाँ गया, राम हैज केप। अब जो चीज बननी चाहिए थी वो तो बनी नहीं, उसकी जगह दूसरी चीज बन जाएगी। तो ये आपका कौन सा म्यूटेशन था, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, जिसमें आपने दो पढ़ा था, इंसर्शन कैस्केड और डिलीशन कैस्केड। डिलीशन कैस्केड में क्या होता है, एक चीज हटती है, इंसर्शन में एक चीज जुड़ती है, जुड़ेगी तो भी आपको प्रॉब्लम होगी और हटेगी तो भी आपको प्रॉब्लम होगी। लॉस और एडिशन ऑफ 1 और 2 नाइट्रोजनस बेस चेंज द रीडिंग फ्रेम, रीडिंग फ्रेम ही चेंज हो गया फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंसर्शन और डिलीशन, जहां से इंसर्ट हुआ है और डिलीट हुआ है ना उस जगह से ही पूरा काम खत्म हो जाएगा, खराब हो जाएगा। इफ 3 और द मल्टीपल्स न्यूक्लियोटाइड आर इंसर्टेड और डिलीटेड, या तो 3 या फिर 3 के मल्टीपल अगर आपके वहां पे आगे जुड़ते हैं या फिर हटते हैं, कौन, नाइट्रोजनस बेसिस है ना, तो क्या हो जाएगा बेटा जी, फ्रेम शिफ्ट हो जाएगा और उसकी वजह से अपना अमीनो एसिड क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो थैलेसीमिया इज एग्जांपल, आपको ये याद रखना है, थैलेसीमिया एक बीमारी होती है जो कि किसकी वजह से होती है, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन की वजह से। किसकी वजह से होती है, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन की वजह से। आपका एक होमवर्क है, एक होमवर्क तो ये है कि कितने अमीनो एसिड अपनी बॉडी के अंदर बनते हैं, और दूसरा क्वेश्चन है थैलेसीमिया के मतलब इस बीमारी के बारे में आपको जानकारी लेकर आनी है, ठीक है, ये होना ही चाहिए कल, बिल्कुल। लॉस हो जाएगा तो उनको आ जाना चाहिए था ना, अब वो इससे देखेंगे ऑनलाइन क्लास से। देखो यही तो है, ये तो दिख दिया ना।